प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर सेट 2 है, इसका मैं फुल सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और यह जो मॉडल पेपर है 2022 का मॉडल पेपर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर अगले साल का मॉडल पेपर का सोल्यूशन ला दीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, इनसे पहले मैंने सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिए और हर एक मॉडल पेपर आप लोग अच्छे से सॉल्व करके रख लीजिए, क्योंकि इस बार आप लोगों को पूरा 100% पढ़ना है और 100% में कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसीलिए एक भी मॉडल पेपर को आप लोग नहीं छोड़िए। और इस चैनल में आप लोगों को बिल्कुल धाकड़ तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ना, एडविन हब्बल ने किया था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो याद रखिएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। इसका जो आंसर होगा ना, पहला पॉइंट बिल्कुल राइट आंसर होगा, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न नोट करिए कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो याद रखिएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत में निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा गया है। यहाँ पर देखिए जो 4 पॉइंट में दिया हुआ है ना, ये सब ग्रह का नाम है, लेकिन आंतरिक ग्रह में कौन वाला ग्रह इसमें नहीं होगा। तो देखिए आंतरिक ग्रह में यहाँ जो शनि ग्रह आप लोग देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी इसका मतलब आंतरिक ग्रह के अंतर्गत में शनि ग्रह नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देख लीजिए घ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो देखिए जुरासिक इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। अगला नंबर का प्रश्न नोट करिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष मतलब पहले हुआ था। तो देखिए पृथ्वी पर जीवन का आरंभ जो हुआ था ना, वो अगर लगभग में कहा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर 6 नंबर जो है ना, 6 नंबर का सी ऑप्शन जो है मतलब ग ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए बिल्कुल भी अपारदर्शी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब CO2 होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला नोट करिए कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन है। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट इस सवाल में कंफ्यूज हो करके अलग अलग याद करके रखे हुए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर जलवाष्प होगा। और अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो ऑक्सीजन आप लोगों को बताएगा। तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन जो है ना बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अगर सही यदि कहा जाए तो इसका पहला ही ऑप्शन आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में यह सवाल अगर पूछा जाता है और वहाँ पर जलवाष्प का ऑप्शन अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है देखने को, और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन आप लोगों को मिल रहा है, तो ऑक्सीजन में अगर आप लोग टिक लगा देंगे तो बिल्कुल भी सही होगा। क्योंकि देखिए मानव जीवन के लिए जो है ना सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है जलवाष्प भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर जलवाष्प देखने को मिलता है तो इसमें टिक लगाइए, ऑक्सीजन देखने को मिलता है तो इसमें टिक लगाइए, दोनों में से दोनों सही है। अगला आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो याद रखिएगा संतृप्त आर्द्रता इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्राणी जात मतलब प्राणी जातियां जो है
प्राणी मतलब प्रजातियां यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ। देखिए, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप लोग याद रखिएगा, 10 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, जो अगला प्रश्न है कि संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यहाँ जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर 11 नंबर का एक भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा IUCN और यहाँ पर N। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, IUCN होगा। और अगर हिंदी से आप लोग देख लीजिए, हिंदी से इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अगर ऑप्शन में अगर यहाँ पर अंग्रेजी शब्द में लिखा हुआ रहेगा तो इसमें टिक लगाइएगा, और अगर हिंदी में लिखा हुआ रहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ तो उसमें आप लोग टिक लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, जंतुओं के लिए भी होता है और पौधों के लिए भी होता है, मतलब यहाँ पर ग ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही जवाब होगा। अब 12 नंबर यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है 13 नंबर का कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। क्या होगा? ब्राज़ील में हुआ था। अगला प्रश्न नोट करिए कि देखिए, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, तो यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा, इसका जो कथन है ना, अल्फ्रेड हैटनर का कथन है। किसका कथन है? अल्फ्रेड हैटनर का कथन है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत टिक याद करके रखे हुए हैं, मतलब गलत आंसर याद करके रखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड हैटनर होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ जो मैदान है ना, मतलब देखिए, भौतिक लक्षण वाला में जो आंसर आता है ना, उसमें मैदान ही आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब क्या? जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा, मैदान इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा 15 का। आगे देखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लाप्लास के द्वारा। किसके द्वारा? तो लाप्लास के द्वारा। ठीक है, आगे नोट करिए कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 17 का क बिल्कुल भी सही आंसर होगा। 18 नंबर का देखिए कि कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन कर सकता है? तो पी तरंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे नोट करिए, जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जोबियन ग्रह का उदाहरण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, जोबियन ग्रह का उदाहरण यहाँ पर जो है ना, बृहस्पति ग्रह होगा। ठीक है, आगे नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह के उदाहरण है? तो देखिए, पार्थिव ग्रह में आप लोगों को शुक्र ग्रह याद करके रखना है। ठीक है, पार्थिव ग्रह के उदाहरण शुक्र होगा और जोबियन ग्रह के उदाहरण जो है ना, वो बृहस्पति होगा। आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। आगे नोट करिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें भी गलत याद करके रखे हुए हैं गलत ऑप्शन को, लेकिन अब आप लोगों को गलत नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सही पढ़िए। यहाँ जो राइट आंसर होगा ना 21 का, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कमेंट करेंगे कि सर इतना तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा? आप लोग लिख करके रख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ना 4.537 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना अरब वर्ष पूर्व हुआ था। आप लोग आंसर अच्छे से याद करके रखिएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट के बाद में जो यहाँ अंक दिया हुआ है ना, तो लगभग में यहाँ पर 6 कर दिया गया है, मतलब 4.6 अगर यहाँ पर है ना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद करके रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे नोट करिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6700
70 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो सभी को पता है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जा सकता है। आगे नोट करिए, अगला जो प्रश्न है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्थर होम्स। क्या होगा? ऑर्थर होम्स होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हेरिस हेस याद करके रखे हुए हैं, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आर्थर होम्स। आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा हेरिस हेस के द्वारा। आगे याद करिए कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। देखिए, संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए, संगमरमर जो है ना, ये कायंतरित चट्टान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो कायंतरित चट्टान के उदाहरण है। मतलब 28 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए, 29 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेता द्वारा किया गया था। तो देखिए, कार्ल रिटर जो है ना, इसके द्वारा किया गया था। आगे नोट करिए कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा हमबोल्ट। क्या होगा? हमबोल्ट होगा। आगे नोट करिए कि पृथ्वी के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहा जाता है। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, उसे क्रमबद्ध उपागम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्रमबद्ध उपागम कहा जाता है। आगे नोट करिए कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक आखिर कौन था। तो देखिए, प्रथम नाविक जो है ना, मैगेलन होगा। क्या होगा? मैगेलन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, उसे जो है ना, मेंटल के नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? तो मेंटल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, जो 34 नंबर का प्रश्न है कि भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए, भू संचलन जो है ना, वो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होता है। आगे नोट करिए कि ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो याद रखिएगा, आकस्मिक घटना है। क्या है? तो आकस्मिक घटना है, मतलब वो अपने आप घटने वाली घटना है, ठीक है। चाहे वो ज्वालामुखी होगा, चाहे वो भूकंप होगा, वो अपने आप होता है। आगे देख लीजिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को पता ही होगा, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन कितना % है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है। तो देखिए, क्षोभ मंडल में घटित होने वाला हर एक मौसमी जो घटनाएं हैं ना, वो कहाँ पर घटित होती है, कहाँ पर मौसम बदलता है। तो क्षोभ मंडल में चेंज होता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, संघनन जो है ना, ये वर्षण में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, ठीक है। अगला नोट करिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, 5 जून होगा। क्या होगा? 5 जून होगा। और देखिए, इस वीडियो का और इस मॉडल पेपर का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है। तो देखिए, जीव मंडल को प्रदूषित सबसे ज़्यादा जो है ना, औद्योगिक विकास ही कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। और इसके बाद में अब आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है वो अब आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग अगर कमेंट करिए, आप लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं, मैं उसी के अनुसार मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। और अगर प्रश्न से संबंधित मन में कोई भी डाउट है तो आप जो है ना, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।